कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या सुनाऊं। जी हाँ, सिंध पुलिस के सरबराह राजा रिफत मुख्तार साहब, आपकी तवज्जो दरकार है। सी पैक जो सिंध पुलिस का एक अहम तरीन शोबा है, जो कि चाइनीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किया गया था, इतना अहम तरीन शोबा जो है उसका सरबराह एक पुलिस कांस्टेबल सदाम हुसैन को बना दिया गया, महज 5 खोखों के इवज़। डीआईजी काशिफ हैं वहां पर, लेकिन कहा जाता है कि वो डमी है। इसकी क्या हकीकत है, इस पर आज के प्रोग्राम में जरा तफसील से रोशनी डालेंगे, क्योंकि वहां पर 150 के करीब पुलिस वालियां भी हैं। उनका क्या इस्तेमाल है ये किसी के इल्म में नहीं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम अनोखे लाडलों पर बात करेंगे। एक ऐसा अनोखा लाडला जिसे चीफ मिनिस्टर से भी बढ़कर एक प्रोटोकॉल हासिल है, जो कहने को तो यूटी है लेकिन अपनी जात में जो है वो चीफ मिनिस्टर से भी बढ़कर है, जिसका अंदाजा जो है वो उनके प्रोटोकॉल से कोई अंधा भी लगा सकता है। उन्होंने जो है वो एक डीएसपी के दफ्तर पर कब्जा करके उन्हें निकाले बाहर कर दिया। इतना मुंहजोर अनोखा लाडला है कि उनके इशारों पर जो है वो खुद न सिर्फ एसएसपी साउथ बल्कि एडिशनल आईजी कराची भी जो है नामालूम वजूहात की बिना पर चलने पर मजबूर है। इसकी क्या वजह है, समझ से बालातर है। कुछ ऑर्डर की कापियां आज के स्क्रीन पर शेयर करूंगा तो उससे कोई अंधा भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि मामला है क्या। एक यूटी को एक सीनियर एसपी पर किस तरह से तरजीह दी जा सकती है किसी भी मामले में, किसी भी इंक्वायरी को लेकर। क्या कोई यूटी किसी के खिलाफ इंक्वायरी करने का कानूनन या इखलाकतन मजाज है? ये मेरा सवाल है आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार साहब आपसे। प्रोग्राम में जो है हम एसएसयू पर बात करेंगे कि क्या उसने जो है एक अजीब सी सूरत हाल इख्तियार कर ली कि किसी भी मुल्क का बाशिंदा मुंह उठाए वहां पर आ सकता है, यानी कि असला रेंज में जा सकता है, फायरिंग रेंज में जा सकता है। उन्हें जो है सिंध पुलिस के इस्तेमाल में जितना भी असला है वो तमाम की नुमाइश करवाई जा सकती है। ये कानूनन जायज़ है? क्या इसकी इजाज़त आईजी सिंध हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान ने दे रखी है? क्या ये मुल्क की सलामती के खिलाफ नहीं है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। और कुछ और ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ की है उस पर बात करेंगे, किस को नज़रअंदाज किया गया और कैसे पिकिंग चूज़ का इसमें इस्तेमाल किया गया, और क्यों जो है खुद सबूर और सलीम तनोली के अलावा मुराद की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को जो है खुद आईजी सिंध के जो है वो प्राइवेट सेक्रेटरी हाजी इब्राहिम के ट्रांसफ़र से मशरूत कर दिया गया है। ये किसने किया है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। कोशिश में करूंगा कि प्रोग्राम का दौरानिया जो है वो बढ़ने ना पाए। हम प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं, हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या सुनाऊं। जी हां, राजा रिफत मुख्तार साहब, आपका एक बहुत ही अहम तरीन जो शोबा है पुलिस का, जिसे सी पैक कहते हैं, जो कि सिर्फ चाइनीज के हिफाजत के लिए तश्कील दिया गया था, उसका क्या हाल कर दिया गया है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतना अहम तरीन शोबा जो है इसका नज़्म व नस्क यानी कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक कांस्टेबल सदाम हुसैन को दे दिया गया है। इस वक्त आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सद्दाम हुसैन है, जिसे जो है यहाँ का जो है वो करता धरता है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये यहाँ का आईजी है तो गलत नहीं होगा। ये कांस्टेबल सदाम हुसैन है, कश्मीर के रहने वाले हैं। इनका एक भाई जो है वो सीएम हाउस में ड्राइवर है, वो भी कांस्टेबल है। इसके अलावा जो है ये दूसरी तस्वीर जो आप लोग देख रहे हैं ये कांस्टेबल जो है आसिफ अरेजो की है। ये मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की हैसियत से काम करते हैं, यानी जितने भी गाड़ियां हैं इस वक्त सी पैक के अंदर पुलिस में, उन तमाम का इंचार्ज ये है। बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं,
उन तमाम का पेट्रोल जो है ये मौसूफ हड़प कर जाता है, किसी को नहीं देता है और तमाम पुलिस वाले अपनी जेब से जो है ये पेट्रोल भरते हैं। इसके अलावा तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है हेड मुहर्रर केसेस से काम करे कांस्टेबल फारूक, ये भी यहाँ का करता धरता है। यहाँ से जो हमारा नुमाइंदा खसूसी कराची है हमराज राय ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, ये पूरा का पूरा सी पैक जो है ये एक तरीके से 5 करोड़ में जो है वो सदाम को ठेके पर दे दिया गया है। इतला ये मिली है, पुलिस जरा का कहना है कि कहने को तो डीआईजी वहां पर हाफिज काशिफ हैं, जिसकी तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देखें। इन्हें जो है ये सदाम जो है मंथली जो है खामोशी के साथ ब्रीफ केस में नए नए नोट डालकर जो है कहते हैं 5 खोखे इनके बंगले पर पहुंचा दिए जाते हैं। इसके बाद डीआईजी का कोई लेना देना नहीं कि इस इतने बड़े सी पैक में होता क्या है। कभी उन्होंने जो है वहां जाने की जहमत गवारा नहीं की, कभी वहां कोई दरबार नहीं लगाया, कभी वहां कोई देखा नहीं कि वहां पर होता क्या है। एक कहने को तो मैस है वहां पर, लेकिन खुले आसमान के नीचे 4 बेंचें बिछा दी गई है, उसको मैस का नाम दे दिया गया है। गाड़ियां खड़ी हैं, नाकारा हो चुकी हैं, लेकिन उनका फ्यूल कार्ड जो है इसी एमटीओ के पास है, जो कि फ्यूल जो है वो वहां पर उसके पैसे खरीद कर पैसे वहां से वसूल करता है। ये 5 खोखे जो है वो मंथली जो है वो डीआईजी को देते हैं। और इसके अलावा जितने पुलिस वाले जो है वो ट्रांसफर के सी पैक में आते हैं, इंस्पेक्टर उनसे 1-1 लाख रुपए लेकर उन्हें वीजे पर छोड़ दिया जाता है। और जो दूसरे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल अगर वीजे पर जाना चाहते हैं उनसे 25-25 हजार रुपए ये वसूल करते हैं। हजारों की तादाद में जो है पुलिस वाले वहां पर आते हैं और वो वीजे पर चले जाते हैं। यहाँ पर जो है वो कहने को तो यहाँ पर 150 या 55 के करीब खवातीन भी हैं, जिनका अपना एक अलग इन्होंने बैरिक बना रखा है, जहां वो 24 घंटे उनको रखा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि उनसे ड्यूटियां कौन सी ली जाती हैं, उनसे रिश्वत किस शक्ल में वसूल की जाती है। बहुत ही बदतरीन किस्म की शिकायतें जो है खवातीन से मुताल्लिक आ रही है, इतनी बदतरीन कि उसका मैं इस चैनल पर बैठकर जो है तस्करा भी नहीं कर सकता, जिस पर जो है खुद काशिफ जो डीआईजी हैं उन्हें नोटिस लेने की जरूरत है। लेकिन उन्हें कभी तौफीक ना हो सकी कि पिछले 2 साल से उनकी पोस्टिंग, कभी उन्होंने जो है वो सी पैक में आकर कोई दरबार लगाया हो, यहाँ का वहां का विजिट किया हो कि वहां पर आखिर हो क्या रहा है। एक कांस्टेबल सदाम पर इतना ज्यादा अंधा एतमाद करके उन्होंने जो है पूरी सी पैक जो पुलिस है उसकी हालत जो है न सिर्फ गैर शफाफ बल्कि मशकूक तर बना दी है। कहा यह जाता है कि क्लिफ्टन साउथ के इलाके में जितने चाइनीज रहते हैं जो कि सी पैक के मुलाजिम नहीं है, लेकिन उनका कारोबार इसी सी पैक से वाबस्ता है, कोई इंजीनियर है, कोई दूसरे उनके जो प्राइवेट मुलाजिमीन है, उन्हें जो है गार्ड की जरूरत है और ये वहां पर गार्ड भिजवाते हैं। गार्ड भिजवाने के ये वहां से 25, 30, 40 हजार रुपए वसूल करते हैं। वो रकम कहां जाती है? वो नकद ली जाती है, वो रिश्वत है, सरकारी टैक्स है, कहां किस खजाने में जमा होती है इसका किसी को कोई इल्म नहीं है। 40-50 के करीब जो है इनके गार्ड, इन्होंने चौकियां बनाई हुई, गार्ड दी हुई, 1-4 की नफरी, ये उनसे पैसे वसूल करते हैं। आईजी राजा रिफत मुख्तार साहब, आप इनसे ये पूछ सकते हैं सदाम से कि ये रकम आखिर जाती कहां पर है? इतनी बड़ी नफरी है, इस नफरी का इस्तेमाल क्या है? कितने लोगों को वीजे पे छोड़ा गया है? ये इनसे बासपुरुष कौन करेगा? इतना अहम तरीन जो शोबा है पुलिस का, जिसे जो है स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का नाम दिया गया है, वो करते क्या है? उस सिवाय खांची पे छोड़ने के और कुछ भी नहीं है। कराची पुलिस वाले जो है सजा के तौर पर अपने अफसरान का ट्रांसफर सी पैक में कर देते हैं और सी पैक जाते ही जो है वो इसी कांस्टेबल सदाम की मुठियां गर्म करके इन्हें जो है पैसे दे के जो है वहां से ये खांचे पर छूट जाते हैं। ये हाल है इस वक्त सी पैक का। इस पर जो है राजा रिफत मुख्तार साहब आपको नोटिस लेने की जरूरत है। ये तो था सी पैक से मुताल्लिक प्रोग्राम। अब जो हमारा अगला प्रोग्राम का हिस्सा है वो है अनोखा लाडला। अनोखा लाडला मैं कहता हूं यूटी जो उमेर हैं इस वक्त साउथ में जो है एज अंडर ट्रेनिंग है, उनको अंडर ट्रेनिंग कहना जो है खुद अंडर ट्रेनिंग की जो है किस्म की तौहीन हो। तो पक्के एक प्रोफेशनल एएसपी से भी ज्यादा इस वक्त
पावरफुल बन चुके हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उन्हें एक मिनिस्टर का दर्जा हासिल है तो गलत नहीं होगा। उनके पास सीएम हाउस की जो है बड़ी वीगो गाड़ी है, वीगो गाड़ी उनके इस्तेमाल में है। ये मालूम नहीं कि ये वीगो गाड़ी उन्हें किसने दी और किस कैपेसिटी में दी, क्या उसके वो इंटाइटल हैं कि नहीं, लेकिन उनके आगे पीछे 2 मोबाइलें चलती हैं, बिल्कुल मिनिस्टर की तरह से या चीफ मिनिस्टर की तरह से। अब उनके पास तो कोई ऑफिस ही नहीं है कानूनी तौर पर, क्योंकि वो तो यूटी है। उन्होंने जिस दफ्तर पर कब्जा कर रखा है वो डीएसपी दरख्शां का है। इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ये शरीफ नफ्स जो डीएसपी हैं ये है काशिफ नदीम। इन्होंने जो है ट्रैफिक से ये आए हैं और सारी इनकी सर्विस जो है ट्रैफिक पुलिस की है। ये पायलट ड्यूटी करते रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हो या सिंध के चीफ जस्टिस हो, उनके आगे जो है ये हूटर बजाते हुए जाते हैं। ये सार्जेंट या कहते हैं ना पायलट ड्यूटी करने वाले। ये पायलट ड्यूटी करने वाले के साथ एक तो जुल्म ये किया कि इन्हें जो है डिस्ट्रिक्ट में भिजवा कर जो है एसडीपीओ बना दिया दरख्शां थाने का। अब दरख्शां में जब इनकी पोस्टिंग हो गई तो भाई बैठने के लिए तो ऑफिस, तो जो ऑफिस था इससे तो इन्हें धक्के दे के निकाल दिया यूटी ने और उस पर ये कब्जा करके बैठ गए। अब ये यूटी के बारे में जो है मैं पहले भी एक प्रोग्राम कर चुका हूं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे उस प्रोग्राम पर कोई खास तवज्जो व्यूअर से ज्यादा जो है बड़े अफसरान ने नहीं दी, जिनकी जिम्मेवारी थी कि उस पर नोटिस देते कि उनके चेन ऑफ कमांड में ये आखिर हो क्या रहा है। दरख्शां के एक वाकया मैंने बयान किया था, एक नंगी डांस पार्टी पर छापा मारा था पुलिस पार्टी ने, खुद पुलिस के बड़े अफसरों के हुक्म पर। वो तो हुक्म के गुलाम है, जो कहा गया उन्होंने छापा मार दिया। अब जिन्होंने छापा मारने का हुक्म दिया, जब वहां पर फड्डा हो गया, बड़े बड़े लोग जब उस इश्रत कदे से पकड़े गए तो वो एकदम दुम दबा के पीछे हट गए हुक्म देने वाले, और इन बेचारे जो मजलूम पुलिस पार्टी में जो शामिल थे इनको आगे कर दिया गया और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई हुई। अब कार्रवाई में जो है असद चौधरी जो कि वहां एसपी क्लिफ्टन थे, एक पक्के एसपी जो कि इस वक्त पीएसओ हैं होम मिनिस्टर के, उनकी जो इंक्वायरी थी उसमें तो बेगुनाह साबित हुए। और बेगुनाह साबित होने के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी डीआईजी को, इरफान बिलोच को, उन्होंने भी उसको एंडोर्स किया कि हाँ ये बेगुनाह, और उन्होंने वो रिपोर्ट वापस भिजवा दी एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी को कि इसको आप क्लोज कर दें। लेकिन जाहिर है कि इस सारे मामले में जो है वो अनोखा लाडा मुलविस था, उसका दोस्त था, और उसके यानी अड्डा चलाने वाला जो था वो अरसलान उसका दोस्त था जो कि क्रिमिनल है। और उस अड्डे से जो पकड़े गए थे एक मिनिस्टर का साहबजादा अकबर शाह और दूसरे जो 2 बिल्डर पकड़े गए थे, जिनका जिक्र मैंने कल के प्रोग्राम में किया था, नाम शायद मैंने यहाँ कहीं लिखा हुआ है, तो वो जो है वो 2 बंदे वहां से पकड़े गए थे दरख्शां के, ये ईसा और सिराज। ये चूंकि अनोखे लाडले के दोस्त थे, जाहिर है कि उनको ताव आ गया कि भाई ये इनको तो आप क्लोज नहीं कर सकते, इनको फाइल नहीं कर सकते, इनको तो सजा होनी चाहिए। अब किस कानून से, कौन सा पुलिस रूल्स है और कौन सा जो है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल के तहत जो हवाला दिया है इमरान कुरैशी ने कि क्या कोई यूटी कोई इंक्वायरी कर सकता है? इसका मजाज है कि यूटी किसी मामले की इंक्वायरी करे। अब इमरान कुरैशी एसएसपी ने यूटी को इंक्वायरी दे दी और इन पुलिस वालों को, जिनका इस वक्त आप ऑर्डर देख रहे हैं, इनका सस्पेंशन का लेटर उन्होंने जारी कर दिया। ये 20 सितंबर का है। अब इस लेटर को जारी करने के बाद यूटी साहब उसकी इंक्वायरी करते हैं। 5 सितंबर को जो है ये, इसमें कुछ में ऑर्डर जो मुझे आए हैं नए जो है मैं उसको जरा मेंशन करूं। इसमें ये कौन कौन सस्पेंड हुआ था, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये 5 पुलिस वालों की जो है ये सस्पेंशन का ऑर्डर है इमरान कुरैशी ने किया है। ये 20 सितंबर को है ये, जिसमें एएसआई अब्दुल रऊफ है, हेड कांस्टेबल मंसूर खान है, हेड कांस्टेबल जो है नईमुल्ला है, और पीसी जो है आदिल हुसैन है, पीसी मुदस्सर इकबाल है, और पीसी सैयद गुल अब्बास शाह। बेचारे फटे पुराने जूते पहने हुए हैं, फटी पुरानी इनकी वर्दियां हैं, इंतहाई गरीब और कमजोर किस्म के लोग हैं। वो इतनी बड़ी इंक्वायरी का कैसे सामना करेंगे, ये मेरे इल्म में जो है ये बात नहीं आ रही। इसी इंक्वायरी में फिर 20 सितंबर को ही जो है खुद काबिल एहतराम जो इमरान कुरैशी एसएसपी साउथ साहब हैं, इन्होंने इसमें एक हेड कांस्टेबल जो हैं उन्हें बहाल कर दिया इज्जत व एहतराम के साथ कि उनका जुर्म साबित नहीं हुआ। यह हेड कांस्टेबल मंसूर खान है। अब उसके बाद जो है जब दोबारा इंक्वायरी दे दी गई उनको, क्या नाम है,
موصوف کو دے دی گئی، کس کو کیا نام ہے، اپنا انوکھے لاڈلے کو، تو وہ 20 سے لے کے اب تک جو ہے انکوائری کو دبا کے بیٹھے ہیں. لیکن انکوائری کو دبا کے بیٹھنے کے بعد کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے پھر خادم اعلیٰ سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی درخواست کی، کوئی فرمائش کی، کوئی دباؤ ڈالا ہوا سیاسی. خادم اعلیٰ دل کے بہت نرم ہیں، بہت صاف گو ہیں، بہت اچھے پولیس افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن اوبلائجنگ نیچر جو ہے وہ ان کو بعض اوقات ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتی. یہاں بھی جو ہے وہ اوبلائج کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ان کو اس پورے معاملے کی حقیقت کا جو ہے علم یا اندازہ نہیں ہے، ورنہ وہ ضرور اس میں مداخلت کرتے. اب ان کی جانب سے جو ہے یہ آرڈر آیا ہے ان کے سسپینشن کا. یہ آرڈر اب اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. ہیڈ کانسٹیبل جو ہے وہ ظہیر ہے پی ایس درخشاں. نہیں یہ نہیں، یہ غلط ہو گیا. یہ آرڈر نہیں ہے، بلکہ یہ میں آپ کو آرڈر دکھا رہا ہوں جو انہوں نے بھیجا ہے. یہ ہے ناظرین، یہ ہے، ہاں یہ جو بھیجا ہے آرڈر، ہیڈ کانسٹیبل نعیم اللہ ہے، ہیڈ کانسٹیبل جو ہے پی سی عادل حسین ہے، مدثر اقبال ہے، اور سید گل عباس شاہ ہے. اب یہ کہتے ہیں آرڈر میں کہ یہ تو سسپینڈ پہلے ہو چکے تھے، لہذا ان کو ہیڈ کوارٹر ساؤتھ بھجوایا جائے، وہاں سے نکال کے جو ہے گارڈن ہیڈ کوارٹر بھیجا. بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آرڈر سسپینڈ تو وہاں پہلے بہت سارے لوگ ہو چکے ہیں، ایس پی آفس میں کلوز ہوتے ہیں، یہ سب کو تو آپ نے آرڈر نہیں کیا. ان کا آرڈر جو ہے وہ خاص طور سے ہیڈ کوارٹر میں کرنے کی ضرورت یا نوبت جو ہے وہ قابل احترام جو ہے خادم رند صاحب کو کیوں پیش آئی. اور جس ہیڈ کانسٹیبل منصور کو پہلے بحال کیا گیا تھا، اب انہیں دوبارہ جو ہے وہ سسپینڈ کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی. یا تو پہلے جو ہے وہ عمران قریشی ایس ایس پی نے انہیں بحال غلط کیا تھا، اگر پہلے بحال صحیح کیا تھا تو یہ اب سسپینشن جو ہے یہ کسی کے انا کو تسکین پہنچانے کے لیے یا پھر کسی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ انہیں جو ہے دوبارہ جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی یوٹی جو ہوتا ہے وہ اتنے بڑے معاملے کی انکوائری کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اب خود طفل مکتب ہے، انہیں تو ابھی خود سیکھنا ہے. کیا وہ یوٹی جو ہے اس ایس پی جو ہے اسد کیا نام ہے جو احمد چودھری جو ایس پی کلفٹن تھے، جو اس وقت پی ایس او ہیں ہوم منسٹر کے، ان سے علم میں، قابلیت میں، صلاحیت میں، تجربے میں بہت زیادہ ہے؟ اور کیا وہ ڈی آئی جی عرفان بلوچ سے بھی زیادہ عالم فاضل ہے، سقراط بقراط ہے کہ جب یعنی خود اس ایس پی کیا نام ہے احمد چودھری کی رپورٹ سے جو ہے ڈی آئی جی ساؤتھ اس وقت کے جو تھے عرفان بلوچ نے اتفاق کر کے ہی جو ہے اپنی جو ہے ریکمنڈیشن کے ساتھ بھجوایا اس کی پوری رپورٹ کو ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی کو، یہ کہتے ہوئے کہ انہیں جو ہے وہ آپ فائل کر دیں، یعنی کیس یہ ساری انکوائری ختم کر دیں. پھر کیا یہ یوٹی ان سب سے انوکھا لاڈا، ان سب سے اتنا زیادہ با اختیار ہے، اتنا زیادہ سقراط بقراط، اتنا زیادہ ذہین ہے، اتنا زیادہ تجربہ کار ہے کہ ان سب کی رپورٹ کو ایک طرف پھینک کر عمران قریشی نے جو ہے وہ اپنے اس یوٹی کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے انہیں جو ہے انکوائری افسر مقرر کر دیا ہے؟ آئی جی صاحب، یہ جذبات میں جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ میں آپ کو اپنی آواز پہنچا رہا ہوں کہ خدا را آپ اس میں انٹروین کریں. یہ 5 پولیس والے 6 پولیس والے بیچارے لاوارث ہیں. میں نے کہا نا، پھٹے ہوئے جوتے اور پینٹ اور یہ پہنے وردی پہنے یہ بیچارے ڈیوٹیاں کرتے ہیں. حکم کی تعمیل میں ان کے ساتھ اتنا ناروا، اتنا ظالمانہ سلوک جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. پولیس کی رٹ کو جو ہے یہ متاثر کرے گا، ڈسپلن برباد ہوگا اور سیاسی مداخلت جو ہے وہ مزید بڑھے گی اگر اس سیاسی موزور مداخلت کو آپ نے اس وقت نہیں روکا. کہ ایک یوٹی اگر اس وقت اتنا زیادہ با اختیار ہے تو اگر وہ پورا ڈی ایس پی جس دن بن گیا تو آپ کیا اندازہ کریں گے کہ وہ کیا کچھ نہیں کر سکے گا.
لہٰذا اسے اس بیماری کو اسی سطح پر اسی موقع پر جو ہے اس کا گلا گھونٹ کے سر قلم کرنے کی ضرورت ہے. اس قسم کی نحوست کا، اس قسم کی تباہی کا، اس قسم کی بربادی کو اسی جگہ پر روکنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں بڑے زور دے کر جو ہے یہ اس وقت بات کروں کہ یہ بہت بڑی تباہی ہے. چلو چلتے ہیں پروگرام کو جو ہمارا اگلا حصہ ہے. یہ تصویریں آپ اس وقت دیکھیں، یہ ایس ایس یو کی ہے. ایس ایس یو جو ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ دفتر خارجہ کا ایک شعبہ بن چکا ہے. سندھ پولیس سے اس کا کوئی لینا دینا مجھے نظر نہیں آتا. یہ کہتے ہیں کہ یہ پریس ریلیز میں ان کی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. مشہور ترک سیریز جو ہے کورولوس یعنی عثمان کے اداکار براک اوز چیوت عرف عثمان بیکا ایس ایس پی ہیڈ کوارٹر کا انہوں نے دورہ کیا. یہ کوئی آفیشیل دورہ ہے، کسی سے پوچھ کے آئے ہیں، یہ کوئی دفتر خارجہ نے اس کی پرمیشن دی ہے، سندھ حکومت نے اس کی پرمیشن دی ہے، وزارت داخلہ نے پرمیشن دی، اور خود قابل احترام آئی جی راجہ رفعت مختار صاحب آپ سے اس کی کوئی پیشگی اطلاع، کوئی پیشگی اجازت لی گئی ہے؟ یقیناً میری اطلاع کے مطابق نہیں لی گئی ہوگی. یہ وہاں پر آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انہیں جو ہے اسپیشل سیکورٹی یونٹ کا دورہ کیا. اس موقع پر ڈی آئی جی سیکورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن کراچی ڈاکٹر مقصود احمد نے ان کا استقبال کیا. اداکار نے ڈی آئی جی سیکورٹی اینڈ ایمرجنسی سروس کراچی کے ہمراہ ایس ایس یو کے مختلف شعبوں کا دورہ کرتے ہوئے ایس ایس یو کی موجودہ پیشہ ورانہ مہارت اور انتظامات کی تعریف کی. براک اوسچیوٹ نے ایس ایس یو کے انتظامی، سیکورٹی اور انسداد دہشت گردی امور پر اعلیٰ پیشہ معیار کو سراہا اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا پاکستانی عوام کو یہ سب کیا ہے، یعنی کہ اسلحہ رینج جو ہے، یہ جو آرمز رینج ہے، یہ جو فائرنگ رینج ہے، یہ بڑا حساس قسم کے یہ علاقے ہیں. یہاں پر کسی غیر ملکی کا آنا خود ملک کی سلامتی پر کویشچن مارک ہے. یہ میں اس لیے تصویریں بھی سب کچھ دکھا رہا ہوں. آئی جی راجہ رفعت مختار صاحب، مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ اس کو سنی کرو گے، کیونکہ یہ ریاست میں ایک ریاست ہے، پولیس میں ایک الگ پولیس ہے، جو کہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. چیلنج کر کے میں کہتا ہوں کہ آپ وہاں سے کسی ایک کانسٹیبل کا ٹرانسفر کر کے دکھائیں. کوئی بھی آئی جی مشتاق مہر ہو، اے ڈی خواجہ ہو، کلیم امام ہو، یا پھر غلام نبی میمن ہو، کسی میں اتنی جرت ہمت نہیں تھی، جو کہ سندھ کے اپنے سپوت تھے. آپ تو باہر سے آئے ہو، آپ کیا کرو گے؟ آپ کر کے دکھائیں. میرا چیلنج ہے آپ کو ایک سپاہی کو وہاں سے آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہو. یہ اتنی بڑی لاقانونیت ہے. یہ میں آپ کی توجہ چاہ رہا تھا. میں میس کٹنگ کے بارے میں آپ سے میں نے کہا تھا کہ 8000 وہاں لیتے ہیں ایس ایس یو میں، کوئی تیتر بٹیر نہیں کھلاتے ہیں اس کو. یہ کتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ اس میں آپ کو لمبی چوڑی انکوائری کی ضرورت ہو، کہ ایک 1900-1800 جو ہے وہ آر آر ایف والا ہے اور یہ 8000 لے رہے ہیں. اتنا بڑا ناانصافی ظلم، اس کو آپ نہ رک سکے تو پھر آپ سے چاند تارے توڑنے کی امید رکھنے والے احمق ہیں، دن میں خواب دیکھنے والے ہیں. معذرت کے ساتھ اب چلتے ہیں. ہمارا جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ ہم بات کرتے ہیں. خبر ایک چلائی تھی میں نے اپنے پروگرام میں محمد علی، ایک کانسٹیبل کی، جام نواز پولیس ٹریننگ سینٹر سے. ان کی والدہ کی طبیعت جگر کی مریضہ تھی، ان کو انہوں نے چھٹی کی درخواست دی تھی، ٹرانسفر کا کہا گیا تھا، میوچل کانسٹیبل کو لے کر آئے تھے. اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ ایس ایس پی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. جو وہاں کے ایس ایس پی ہیں، جو پرنسپل ہے ذوالفقار تالپور، وہ نہیں چھوڑ رہے تھے ان کو، کیونکہ ان کا جو پی ایس او ہیں مسٹر جو ہے وہ ناصر گجر جو ہے، وہ جب تک ان کو آپ پیسے نہیں دو کو نہیں چھوڑے گا. انہوں نے پیسے نہیں دیے، نہیں چھوڑا. تو پھر ہم نے ان کا جو ہے ان کی آواز بلند کی، جس پر آئی جی نے نوٹس لیا، ان کا ٹرانسفر کروا دیا گیا. جب یہ ریلیف تو انہوں نے کر دیا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ تاؤ میں آ گئے تھے. جو پرنسپل موصوف ہے سیاسی ہیں، ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی سے ان کا بہت تعلق ہے، ان کا چچا ایم این اے ہے. ذوالفقار تالپور جو ہے تالپور خاندان کے چشم و چراغ ہے. وہ غصے میں گئی، تم نے جو ہے میری مرضی کے بغیر پوسٹنگ تو ٹرانسفر تو کرا دیا، لیکن میں تمہیں دیکھوں گا، تمہیں نوکری نہیں کرنے دوں گا. ایک انہوں نے شوکاز نوٹس انہیں تھما دیا ہے. اب دیکھنا یہ کہ وہ اپنے شوکاز نوٹس پر کب تک کتنا عمل کرتے ہیں. اب پروگرام کے اگلے حصے میں جو ہے یہ ہم بات کریں گے، بہت سارے جو ہے وہ آئی جی کے حکم کے تحت جو ہے پولیس کے جو منسٹر اسٹاف ہے ان کا ٹرانسفر پوسٹنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. پیر محمد شاہ پر یہ الزام ہے، اسٹیٹمنٹ کے یہ ڈی آئی جی ہیں، انہوں نے 2 بڑے جو
मगरमच्छ थे इसके कहने में सीपीओ में एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में जो बैठे थे, जिनसे पुलिस वाले तंग थे, जो 15-15 सालों से वहाँ बैठे, उन्हें सीपीओ से इन्होंने नहीं निकाला। जिसमें सबसे बढ़कर जो है ये अमजद बाबर वहीं पर बराजमान है, उन्हें ट्रेनिंग में भेज दिया, और मोहम्मद नईम को भी जो है सीपीओ में रखा, जबकि इन्हें सीपीओ से निकाले बाहर करने की ज़रूरत थी, लेकिन चूंकि वो लाडले हैं, हाथ के छाले, आंख के तारे, उन्हें नहीं निकाला गया। इसी तरीके से जो है ये कुछ और भी हैं जनाब आली, ये हैं बहरहाल इसमें एक तो हम बात करते हैं कुछ हेड मोरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। इस वक्त आप लिस्ट देख रहे हैं, ये साउथ में कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए गए हैं, साउथ में ट्रांसफ़र पोस्टिंग इस वक्त किए गए हैं। इसमें जो है जो लाडले हैं, एक तो है जनाब फैसल अहमद, इनकी बोर्ड बेसिंग में एज हेड मोटर पोस्टिंग कर दी गई। ये डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट जो है पीर मोहम्मद शाह के लाडले हैं। इस तरीके से मलक अरशद महमूद को दरख्शां लगा दिया, जो कि नसीर तनूरी ग्रुप का है। इस तरीके से खालिद आवान जो है गिजरी में लगे हैं। ये एटीसी के जो जज हैं ये उनके सिफारिशी हैं, क्योंकि इनका भाई वहाँ पर एज ए गनमैन काम करते हैं। शाहबाज अहमद जो फ्रेयर में लगे हैं, ये वसीम मोटे के जो है जो एसआईयू शरीफाबाद थे, उनके जो है ये भाई बताए जाते हैं, उन्होंने इसकी सिफारिश की है। ये भी मालूम हुआ है कि ये जो है क्या नाम है, पहले जो है इसकी यहाँ पर जो है वो पोस्टिंग जो है क्या नाम है इसमें पोस्टिंग किसी और की हो रही थी, और यहाँ इन्होंने पोस्टिंग कर दी है। यानी दरख्शां में है हनीफ सयाल की पोस्टिंग होने जा रही थी, और ख़ुद डिफेंस में हफीज़ की, तो दरख्शां वाले को वहाँ उनकी पोस्टिंग किसी और की कर दी, और डिफेंस में जो है वो किसी और को लगा दी, और आराम बाग थाने से जो एडमोरल थे उन्हें वहीं रखा गया, उन्हें तब्दील नहीं किया गया। इसमें कहते हैं कि कामरान जो डीआईबी इंचार्ज है, उन्होंने मुबैयन तौर पर जो है 3 से 4 लाख रुपए रिश्वत लेकर जो है इस पोस्टिंगों में अपना किरदार अदा किया है। अब इस तरीके से ईस्ट में जो है वो ईस्ट के जो एसएसपी हैं, डीआईजी हैं, मलक गुलाम असफर मैसर है, उन्होंने भी जो है वो ट्रांसफ़र जो पोस्टिंग की है। अच्छा, इससे पहले जो है सिटी में जो है मुदस्सर जदून जो एचआरएमएस का इंचार्ज है, और दूसरा जो शीट ब्रांच का जो इंचार्ज है राजा अनीस गुल, उन्होंने जो है दमड़े देकर जो है 10 लाख रुपए देकर अपनी पोस्टिंग जो है वो रिन्यू करा दी। उनका ट्रांसफ़र वहाँ से नहीं किया गया, जो कि अरसा दराज से वहाँ पर बैठे। जो डीआईबी और जेडआईबी इंचार्ज हैं कराची के, तीनों जो है वो ज़िलों के, उन्हें भी जो है वो तब्दील नहीं किया गया है। यानी कि सब पुराने बैठे हुए हैं, खुद किसी को तब्दील नहीं किया गया है। अच्छा, अब जो ईस्ट से जो तब्दीली की गई है उसमें सबसे जो बड़ा मरकज़ी रोल था राशिद शीट क्लर्क का, उन्हें तब्दील नहीं किया गया, जिसके खिलाफ साजिद सदरुद्दीन जो साबिक एसएसपी कुरंगी है, उन्होंने उसे निकाला था और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दिया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं, और वो अपनी जगह पर अभी तक कायम दायम। और उनको रुकवाने में जो है करीम बख्श ख्वाजा जो कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट ईस्ट के, उन्होंने जो है मरकज़ी किरदार अदा किया है। इस तरीके से जमशेद अंसारी को दोबारा मलीर भिजवा दिया गया, शीट क्लर्क के मलीर भिजवाया गया था, जहाँ से उन्हें बड़ी मुश्किल से जो है एसएसपी साजिद आमिर सदरुज़ई ने अपनी रिपोर्ट के नतीजे में निकाला था, लेकिन उन्हें दोबारा वहाँ पर भिजवा दिया गया। ये कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद ज़राए का। मैंने कहा था ना कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ, हज़ारों हैं शिकवे, कहाँ तक सुनाऊँ। राजा रिफत मुख्तार साहब, अब जो सबसे बड़ी भयानक जो खबर है, जो एक किस्म की धमकी है जो इत्ला मुझ तक आई है, एक तो सबूर और एक सलीम तनोली, जो कि यूं समझो कि डॉन है, सिसिलियन माफिया है, गॉड फादर हैं इस क्लरिकल माफिया के। इस वक्त उनका केपीओ में कब्जा है। पता नहीं क्या गोल के खिला दिया उन्होंने खादिम आला को। खादिम आला मैंने कहा ना, अच्छे हैं इंसान, दोस्त हैं, ओबलाइजिंग नेचर के मालिक हैं। पता नहीं उनको खुद डायरेक्ट ओबलाइज करें या कि किसी की सिफारिश को वो देख रहे हैं। ये दोनों जो है काले नाग हैं, इंतहाई खतरनाक है। मैंने कहा ना, सिसिलियन माफिया उसको कहा जाता है, या गॉड फादर कहते हैं सिंध पुलिस का। बड़ी मुश्किल से जो है वो राना अकबर शहजाद ने इनको निकाल के पुलिस वालों को सुख का सांस लेने पर मौका दिया था, लेकिन दोबारा ये सांप बनकर आके बैठ गए केपीओ में।
اور اب یہ اور دوسرا جو مراد وغیرہ ان تین سب کا کہنا راجپڑ صاحب نے ملا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نجیب نیازی بھی ہمارا ٹرانسفر اس وقت یعنی اپنے ٹرانسفر کو انہوں نے مشروط کر دیا ہے آئی جی آفس میں قابض آئی جی کے 10-11 سالوں کے جو پرائیویٹ سیکٹری ہیں حاجی محمد ابراہیم کے ٹرانسفر سے انہوں نے مشروط کر دیا. جب تک کہ حاجی ابراہیم کا ٹرانسفر نہیں ہوگا ہمارا بھی کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکتا. یعنی پہلے آئی جی کو اپنے لاڈلے کو نکالنا ہوگا, اس کے بعد ہماری طرف جو ہے اپنے توپوں کا رخ کرے. جب تک وہ ان کو نہیں نکالیں گے تو ہمیں بھی کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا. وہ تو کہتے ہیں کہ کچھ نائی نے کاٹا ہے, کچھ آپ کاٹ کے دکھاتے ہیں. یہ ان کا بہت دڑلے کے ساتھ جو ہے یہ ایک دھمکی ہے, ایک وارننگ ہے, ایک چیلنج ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چیلنج ہے یہ وارننگ وہ خود دے رہے ہیں یا کہ کسی شریف النفس ایڈیشنل آئی جی کا کاندھا جو ہے اس پر اپنی بندوق رکھ کر جو ہے یہ وہ نشانہ لگا رہے ہیں. لیکن یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے راجہ رفعت مختار صاحب آپ کے لیے. تو آپ کو اس پر جو بھی کچھ کرنا ہے آپ جلدی کیجئے, اس لیے کہ اس وقت جو ہے وہ نگاہیں جو ہے وہ آپ پر مرکوز ہیں سندھ پولیس کی کہ آپ اس وقت کیا کردار ادا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.